इस क्लास में हमारे पास हैं 4 स्टूडेंट्स एंड एक टीचर। ये जो ई है ना, ये टीचर है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिखा है। ये जो ए है इसका वेट है 75 kgs, बी का वेट है 80 kgs, सी का वेट है 85 kgs एंड डी का वेट है 90 kgs। ठीक है। और ई का मान लेते हैं हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा पता नहीं है, वो यही हमें फाइंड करना है। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे पहले से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें, इसलिए मैंने ई को भी यहाँ पे वैल्यू दे दी है। एवरेज कैलकुलेट कीजिए। इन 5 पर्सन का एवरेज वेट कितना आएगा? सम ऑफ आइटम्स, इन दो का आएगा 170 एंड इन दो का ये आएगा 170 प्लस 160 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5। कितना आएगा ये? 100, 200, 300, 3, ये आएगा 430 डिवाइडेड बाई 5। 5 1s 5 8s 40 एंड 5 6s। इसका मतलब एवरेज आया 86 kgs। अब अगर हम ये जो ई है, अगर हम इसको यहाँ पे हटा दें, जो ये ई है इसको हम यहाँ पे हटा दें। अब इन 4 पर्सन का एवरेज वेट कैलकुलेट कीजिए। ये है एवरेज ऑफ 5 पर्सन, एवरेज ऑफ 4 पर्सन कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 170 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू आएगी 330 डिवाइडेड बाई 4। 4 8 is 32, 4 2 is 8, 0.45 is 20, वैल्यू आएगी 82.5 kgs। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, एंड आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं एंड हमने टीचर को भी इंक्लूड किया है, या हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड टीचर, एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड टीचर इज 86 kgs। Average weight of 4 students and a teacher is 86 kgs. If the weight of teacher is excluded, जो एवरेज है वो कितना कम हो रहा है? वो कम हो रहा है 3.5 kgs। जो एवरेज वेट है, अगर टीचर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, जो एवरेज वेट है वो कम हो रहा है बाई 3.5 kgs। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर इज 86 kgs। इफ द वेट ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, जो एवरेज है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेट करके नहीं देगा, वो बोलेगा कि जो एवरेज वेट है वो कम हुआ है बाई 3.5 kgs। हमें बताइए ये जो टीचर है जिसको आपने एक्सक्लूड किया है, इसका वेट कितना है? वो 100 मैंने लिखा था कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज यहाँ पे गिवन नहीं होगा, उसी को हमें निकालना है। समझ में आया सबको? क्वेश्चन गिवन होगा कि एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट्स एंड टीचर इज 86 kgs। जैसे ही हमने टीचर के वेट को एक्सक्लूड कर दिया, जो एवरेज है वो डिक्रीज हुआ बाई 3.5 kgs। हमें बताना है कि ये जो टीचर है इसका वेट कितना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहां पे हम पहले लिखेंगे, अगर इसको मिला के, अगर ई को इंक्लूड करके जो एवरेज था वो था 86 kgs। इसका मतलब जो ये ई है इसके पास एक तो होंगे 86 kgs। इसके पास वेट कितना होगा, मतलब इसका वेट कितना होगा? एक तो होंगे 86 kgs, बिकॉज अगर इसका मिनिमम वेट 86 होगा तभी तो एवरेज आएगा ना 86। और इसकी वजह से जब हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, उसके बाद जो ये 4 पर्सन बचे हैं ना, इनका जो एवरेज वेट है वो 3.5 kg से कम हुआ है। कल मैंने आपको समझाया था, अगर एवरेज कम होता है ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, इसका मतलब हर कोई वैल्यू उसी कांस्टेंट वैल्यू से कम हुई है। हर कोई वैल्यू उसी कांस्टेंट वैल्यू से कम हुई है, हर कोई इंडिविजुअल वैल्यू। इसका मतलब जो ई है, एक तो इसका वेट है 86 kg प्लस 3.5, ये नेगेटिव में मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये कम हुआ है, अदरवाइज आपको बस लिखना है 3.5 इंटू 4।
4 5 is 20, 0, 2 कैरी, 4 3 is 12, 13 14, एक के बाद पॉइंट, 86 प्लस 14 हो गया 100 kgs। यही हमारा आंसर था ना, पहले हमें पता था ना इसका वेट है 100, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करना है। ठीक है, ये क्लियर है? एक्सक्लूड वाला, इंक्लूड वाला क्लियर है? एक बार, ठीक है, आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, एक बार हम जो लॉन्ग रूट है उसको भी हम यहां पे एक बार अडॉप्ट करेंगे। लॉन्ग रूट मतलब जो इसका कैलकुलेटिव मेथड है, यानी कि जिससे असल में, ये तो हो गया मतलब हमने समझा कि एवरेज वगैरह क्या होता है, समझने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन एक होता है सीधा सीधा जो वैल्यूज लिखने हैं, उसके बाद वैल्यूज से आपके पास आंसर आ जाए, वो भी मैं यहां पे एक मेथड आपको दिखाता हूं। इन केस अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यही ऊपर वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास है 4 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज वेट है 86 kgs, टीचर को मिला के। ठीक है, जब हमने टीचर को, जो ई है, इसको जब हमने एक्सक्लूड कर दिया, जब हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, जो एवरेज है वो कम हुआ कितना, 3.5 kgs। हमें बताना है जो ये टीचर है एक्सक्लूड जिसको हमने किया है, इसका वेट कितना है। इसको मैं आप दिखा रहा हूं सॉल्व कैसे इसको हम रियल में करते हैं। पहले आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज आपको पता है, आपको सम नहीं पता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है, वो तो हमने यहाँ पे लिखा था समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन आपको पता है एवरेज आया है 86, सम हमें नहीं पता है लेकिन नंबर पता है, टोटल है 5। इसका मतलब कल भी मैंने बताया था, अगर मैं एवरेज को मल्टीप्लाई करूं किससे, नंबर ऑफ आइटम्स से, मेरे पास आता है क्या, सम ऑफ आइटम्स। इसका मतलब क्या है, 86 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, मेरे पास आंसर आएगा कि सम कितना है। सम की वैल्यू आएगी 86 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 8 40, 40 प्लस 3 कितना हो गया, 430 kgs। जरा यहाँ पे देखिए एक बार, कहां पे, जब मैंने यहाँ पे ऊपर इसका सम निकाला था ना, जब ऊपर, ये तो है, ये तो यहाँ पे है जब मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज पता है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज थोड़ी है, समझ में आ रहा है। लेकिन सम उधर भी आ रहा था 430, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड भी क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो टीचर है उसको एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब है अब हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो है 4, और एवरेज कम हुआ है कितना, 3.5। 86 में से जब 3.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा 82.5। यहां पे भी ये जो 4 पर्सन बचे हैं इनका सम मुझे नहीं पता है, ये है सम ऑफ 5 पर्सन, लेकिन ये है सम ऑफ 4 पर्सन। 4 पर्सन का वेट उसका सम, ये है 5 पर्सन का वेट उसका सम, जो यहाँ पे आया है फिर बाद में। अब यहाँ पे क्या क्या करोगे आप, यहाँ पे भी आपको करना है एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू सम। 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 5 20, 4 2 8 9 10, 4 8 32 33, एक के बाद पॉइंट। इसका मतलब सम ऑफ 4 आइटम्स कितना हुआ, 330 kgs। अब आपको क्या करना है, ये 5 पर्सन का सम है वेट का, ये 4 पर्सन का है, बस आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 430 माइनस 330 इज इक्वल टू 100 kgs। ये असली रियल मेथड इसका है सॉल्व करने का। किसको समझ में आया एंड किसको रिपीट करना है, ये मेथड आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज कभी कभी शायद, वैसे ये मेथड, ये कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सम ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद कभी एग्जाम में प्रेशर की वजह से आपको कंफ्यूजन हो, ये मेथड हमेशा, मतलब इट विल ऑलवेज कम हैंडी, ये वाला मेथड। समझ में आ रहा है, मे बी ये लेंथी हो लेकिन ये आपको श्योर शॉर्ट आंसर देगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी। अच्छा, रिपीट करना है, ठीक है, ये मेथड सही है सर। वो भी एकदम सही है भाई, वो कोई गिमिक नहीं है, ना ही वो कोई ट्रिक है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये मेथड पसंद है, ये आपको बिना दिमाग लगाए आंसर देगा, थोड़ा बहुत लगाना है लेकिन उतना नहीं लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी मेथड से, जो मैंने यहाँ पे नीचे सिखाया आपको। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मैंने
यहाँ पे एक वेबसाइट देखी थी, उस पे एक अच्छा क्वेश्चन था, जस्ट ए सेकेंड। सॉल्व कीजिए इसको। हमारे पास हैं 27 पर्सन्स, इनकी हाइट हमने रिकॉर्ड की है एंड उसके बाद हमने एवरेज हाइट कैलकुलेट की है। 27 पर्सन्स की हाइट हमारे पास थी, हमने क्या किया, हमने एवरेज हाइट कैलकुलेट की एंड वो निकल के आई है 162 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने किया है, एक पर्सन है उसका नाम है श्रेयस। जो श्रेयस है, इसकी जो हाइट है, जो श्रेयस की हाइट है, इसको मैंने डिलीट किया है। डिलीट मतलब इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ये वही है एक्सक्लूडेड वाला केस। 27 पर्सन्स, इनकी एवरेज हाइट है 162 सेंटीमीटर्स। एक स्टूडेंट है उसमें से एक श्रेयस, इसकी हाइट को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। श्रेयस की हाइट एक्सक्लूड करने से जो एवरेज है ना, जो एवरेज है वो हुआ है रिड्यूस बाय 1। 1 सेंटीमीटर से एवरेज कम हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है श्रेयस की हाइट। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। बहुत बढ़िया। अब मेरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये इतने चालाक हैं, ये इसी मेथड को फिर से फॉलो कर रहे हैं। गाइस एक बार फॉर्मूले के थ्रू भी जाइए, हमें पता है आपको ये समझ में आ गया ये वाला मेथड, लेकिन एक बार इसको फॉर्मूला के थ्रू आप सॉल्व कीजिए। मैं यहीं से बता रहा हूं ना, यूज द फॉर्मूला। कि 27 पर्सन जो है इनकी एवरेज हाइट क्या है 162। श्रेयस, श्रेयस की जो हाइट है उसको डिलीट किया गया है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, और इसकी वजह से जो एवरेज हाइट है वो कम हुई है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो श्रेयस की हाइट होगी एक को समझ में आया। ठीक, एक और फॉर्मूला आपको यहां पे नोट करनी है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कभी कभी वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, या हम कभी कभी इसको कहते हैं कंबाइंड मीन। दोनों नाम इसी के हैं। ऐसे ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है, या इसका जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट ए सेकंड, मैं इसका जो क्वेश्चन है कैसे आते हैं वो मैं बता देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। क्वेश्चन होगा एग्जाम में कि मेरे पास है 18 बॉयज, ठीक है, एक क्लास है, मैं उसका टीचर हूं एंड इस क्लास में है 18 बॉयज। मैंने क्या किया, मैंने इनका वेट फाइंड आउट किया, इंडिविजुअल वेट, उसके बाद इनका एवरेज निकाला, एवरेज वेट वो आया है मेरे पास, 18 बॉयज का एवरेज वेट मेरे पास आया है 45.55 kgs। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 नए स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में, लेकिन मैंने उनको अलग से वेट किया एंड उनका अलग से एवरेज कैलकुलेट कर दिया। 4 नए बॉयज क्लास में, उनका अलग से एवरेज वेट कैलकुलेट किया, वो कितना आया है, वो आया है 35.25 kgs। आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये जो बॉयज है जब ये क्लास में बैठेंगे ना, इस पूरे क्लास का एवरेज कितना है। समझ में आया। इसी केस में आपको जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी वो है यही कंबाइंड मीन। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होती है, आप इसको ऐसे लिखिए, इसकी फॉर्मूला होती है n1x1 प्लस n2x2, मैं उसके बाद समझाऊंगा भी ये सिंबल्स क्या हैं, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जरूरी नहीं है कि बस यही दो ही सेगमेंट मैंने दिए हों, हो सकता है मैंने एक और दिया था कि और अलग से 10 गर्ल्स हैं क्लास में, उनका एवरेज वेट इतना है, बताइए पूरे क्लास का एवरेज वेट, तो यहाँ पे उसके बाद मुझे एक और जोड़ना है
n3x3 इन दैट केस, और नीचे करना है n1 प्लस n2 प्लस n3। इसीलिए आप लिखोगे x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। उसके बाद आप ऐसे लिखोगे सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, उसके बाद ऐसे प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसको समझ में आई ये फॉर्मूला? इसमें मैं ये भी बता देता हूं, ये n1 x1 बार क्या है। n1 x1 बार का मतलब है, फॉर एग्जांपल जो यहां पे केस मैंने लिया है, दो ही केस ले लेते हैं। यहां पे जो मैंने केस लिया है ना, अगर मुझसे कहा जाए इस पूरे क्लास का एवरेज बताइए कितना है, मैं लिखूंगा x बार इज इक्वल टू n1 यानी कि नंबर ऑफ बॉयज 18 इनटू इनका एवरेज 45.55 प्लस जो नए बॉयज आए 4 यानी n2 इनटू इनका एवरेज कितना है 35.25 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी कि n1 प्लस n2। 18 प्लस 4 कितना हुआ 22। ये मैं कैलकुलेट करूंगा एंड मेरे पास कंबाइंड मीन या वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। किसको समझ में आया? रिपीट करना होगा तो बताइए। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अगर यहां पे मैं एक और सेगमेंट भी बनाता कि क्लास में 15 गर्ल्स हैं एंड इनका जो एवरेज वेट है वो है फॉर एग्जांपल 30 kgs, उसके बाद मुझे बताना था ना कि पूरे क्लास का एवरेज वेट कितना है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, मैं यहाँ पे लिखता उसके बाद प्लस n3 यानी कि 15 इंटू x3 बार इंटू 30, और नीचे में जो यहाँ पे 15 है ना, ये था n1 प्लस n2 प्लस करना है इसमें n3, ये आएगा कंबाइंड मीन यानी कि पूरे क्लास का जो एवरेज है वो ये आएगा। क्लियर है? ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन उससे पहले स्टॉक असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं देख रहा था उसका पेपर, ये इजी क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे जल्दी से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में, सॉल्व कीजिए इसको। The average weight of a group of 3 friends is 55 kgs. A fourth person of weight 75 kgs joins the group as a member. What is the new average of the group? सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए 60 kgs, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, जो अभी मैंने सिखाया आपको कंबाइंड मीन, इसी पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। हमारे पास हैं 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स। जो पहला बैच है इसमें है 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो पहला बैच है इसमें है 40 स्टूडेंट्स। दूसरा बैच इसमें है 50 स्टूडेंट्स। अब आपको समझना है ये है 50s मतलब 50 स्टूडेंट्स। एंड तीसरा बैच है इसमें है 60 स्टूडेंट्स। जो ये 40 स्टूडेंट्स का बैच है, इनके जो एवरेज मार्क्स है ना वो हैं 30। इनके एवरेज मार्क्स हैं 30। इस बैच के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 50 एंड इस बैच के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 70। हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है एवरेज, हमें निकालना है एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन से कॉन्फिडेंस आता है। सॉल्व कीजिए, कहां गया ये है क्वेश्चन। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, जिस एक बैच में है 40 स्टूडेंट्स, दूसरे बैच में है 50 स्टूडेंट्स एंड तीसरे बैच में है 60 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स वाले बैच का जो एवरेज है वो है 30, 50 स्टूडेंट्स का जो बैच है इनका एवरेज है 50 एंड 60 स्टूडेंट्स जिस बैच में है इनका जो एवरेज है वो है 70। सारे बैचेस को मिला के हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। जल्दी, वही कंबाइंड मीन, यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सबने इसको सॉल्व किया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे चले या रिपीट करना है किसी को? अब मैं यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लो। इसकी फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर्मूला को नोट कीजिए। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? एंड मैं इसको शॉर्ट में आज से लिखूंगा am इज इक्वल टू ए मतलब अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n। इसको मैं आज से ऐसे लिखूंगा, आपको समझना है कि भाई ने लिखा क्या है। क्लियर है? अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। एक यहां पे सिंपल डेटा सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वैल्यू है 90, एक वैल्यू है 86, एक वैल्यू है 67, एक वैल्यू है 54 एंड एक और वैल्यू ले लेते हैं, ये है मेरे पास एक डेटा सेट। इसमें एक वैल्यू है 90, 86, 67, 54 एंड 73। अगर कोई मुझसे कहेगा कि बताइए ये जो डेटा सेट है इसका एवरेज क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप निकालिए एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर्स है ना, 90 प्लस 86 प्लस 67 प्लस 54 प्लस 73 डिवाइडेड बाई 5। इनका एडिशन आप ऊपर निकालोगे, डिवाइड करोगे 5 से, आपके पास अर्थमेटिक मीन या एवरेज आ जाएगा। ठीक है? ये तो आपको आता ही है। लेकिन एक और तरीका है, वो क्या है? आप यहां पे कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कीजिए एंड उसको हम नाम देंगे अज्यूम्ड मीन। लेकिन आपको ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जो इन नंबर्स के आसपास हो। ऐसा नहीं, आंसर आएगा अगर आप कोई भी वैल्यू यहां पे अज्यूम करोगे, आंसर तब भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको डिफिकल्टी होगी। अगर हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन लेंगे 1000, उसके बाद 1000 के हिसाब से जो डेविएशन हमें कैलकुलेट करनी होंगी वो हमारे लिए प्रूव होगा अ सॉर्ट ऑफ हेडेक। इसलिए आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज के आसपास कोई सी भी वैल्यू, आपकी मन मर्जी के मुताबिक कोई सी भी वैल्यू जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। कोई आप में से बताए ऐसे ही कोई रैंडम नंबर जो इन 5 नंबर्स के आसपास हो, कोई भी, जल्दी से। 70, किसी ने बोला 70, मैंने
हिना अपॉलॉजीज, आपने 65 लिखा, लेकिन उससे पहले किसी ने बोला 70, सो वी विल गो विथ 70। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ये जो हमारे पास इंडिविजुअल डेटा सेट्स हैं, इनकी डेविएशन देखनी है। इस अज्यूम्ड मीन जो हमारी वैल्यू है, अज्यूम्ड मीन, इससे डेविएशन देखनी है। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडिविजुअल डेटा वैल्यू माइनस मीन, ये होती है डेविएशन। ये जो m है ना, इसका मतलब है मीन या अर्थमेटिक मीन। जो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है ना, या मैं आपको यहाँ पे अज्यूम्ड मीन ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। x मतलब इंडिविजुअल डेटा वैल्यू। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं। इस फॉर्मूला को गोली मारिए बस। हमने यहाँ पे क्या किया है, अज्यूम्ड मीन हमने माना है 70। अब हम क्या करेंगे, ये जो 90 है ये 70 से कम है या ज्यादा है? ऑब्वियसली ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। इसका मतलब हम इसके नीचे लिखेंगे 20। 86 जो है ये 70 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16। 67 जो है ये 70 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 3। जो कम है वो नेगेटिव। 54 70 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 16। 73 ये 70 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कितना है? 3। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, जिनको मैं अब हाईलाइट करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। 20, 16, 3, 16, 3। ठीक है, साइन के साथ में। जरा इस फॉर्मूला को आप देखिए, इसको आप देखिए एक बार, और एंड डेविएशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। x मतलब डेटा वैल्यू, 90 माइनस 70 हो गया ना 20, 86 माइनस 70 हो गया ना 16, 67 माइनस 70 हो गया ना -3, एंड 54 माइनस 17 हो गया ना -16, 73 माइनस 70 हो गया ना 3। फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी ना। अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे निकालनी है डेविएशन, यू डू नॉट नीड द फॉर्मूला। समझ में आया? यहां तक क्लियर है गाइस? बात इस फॉर्मूला की तरफ देखिए। डेविएशन उसका सम करना है, एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे डिवाइड करना है। डेविएशन का सम करने की जरूरत ही नहीं है। -3 + 3 कैंसिल होगा, -16 + 16 कैंसिल होगा, सम आया हमारे पास टोटल 20। डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 1s 5 4s। हमारे पास जो समेशन ऑफ डी या सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन की जो वैल्यू है वो आई है 4। ये किसकी वैल्यू है? ये है सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ये 4 जो है ना, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव आती, अगर यहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आती, उसको भी कंसिडर करना था। अगर पॉजिटिव आएगी उसको भी कंसिडर करना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अज्यूम्ड मीन जो हमारा 70 है उसमें आप ये ऐड कर दोगे, आपके पास अर्थमेटिक मीन आएगा, जो इस केस में है 74। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका आंसर है, अर्थमेटिक मीन है 74। क्लियर है? ये अज्यूम्ड मीन मेथड क्लियर है गाइस? अगर यहां पे मेरे पास समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती ना, फिर मुझे अज्यूम्ड मीन में से वो सब्ट्रैक्ट करना था, मेरे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाती। जरा इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सो दैट आई गेट टू नो आपको समझ में आया है। इसको सॉल्व कीजिए। ये हमारे पास डेटा सेट है, हमें इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। एग्जाम में वहां पे मेंशन मेथड जो है वो मेंशन नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इसको आप सॉल्व कीजिए बाय अज्यूम्ड मीन मेथड।
सबसे पहले क्या करना है, एक अज्यूम्ड मीन लेना है, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन वो जो वैल्यू आप लोगे ना वो इनमें से, मतलब ये जो नंबर्स है इन्हीं के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन लिया है ना 150, फॉर एग्जांपल ये जो 150 है ये 150 से न कम है न ज्यादा है, इसका मतलब डेविएशन इन दिस केस इज 0। 136 150 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 14 कम है, इसका मतलब -14। 165 150 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15। वो आपने नीचे लिखा। 144 150 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना है? 6। 180 150 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कितना? 30। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को अलग से ऐड करना है। -14 -60 हो गया -20। उसके बाद 30 + 10 हो गया 40, 40 + 5 हो गया 45। -20 + 45 कितना हुआ? 25 + 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s 5 5s। इसका मतलब समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाई n, इसकी वैल्यू आई है 5। और अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है? अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। अज्यूम्ड मीन हमारा था 50 प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाई n, इसकी वैल्यू आई है +5, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, आंसर आया 155। क्लियर है? जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस एवरेज में थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, आई थिंक मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल भी हम एवरेज टॉपिक पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। परसों हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व। जस्ट ए सेकेंड। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 57.8। पहला नंबर प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इनका जो एवरेज है वो है 77.5। इनका जो एवरेज है वो है 77.5। एंड जो फोर्थ नंबर है एंड फिफ्थ नंबर है, इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है वो है 46। हमें बताना है जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी है। थर्ड नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी, सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फोर्टी टू करेक्ट आंसर है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? एनीवन? इसमें जो हिंट है ना आपके लिए वो वही है कि एवरेज को अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना आपके पास सम आएगा। इस केस में जो यहाँ पे ये है ना, ये इसमें भी आपको जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। सम यहाँ पे दो नंबर्स का डिवाइडेड बाय नंबर 2 है, एवरेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना वो आएगा पहले नंबर का एंड सेकंड नंबर का एडिशन। वैसे ही इस केस में फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर का सम भी आपके पास आएगा। उसके बाद आप जो ये पांचों नंबर्स है इनका भी सम दिया, इनका एवरेज दिया हुआ है। ऐसे करोगे आप इसको। यहाँ पे पहला नंबर लेते हैं ए, सेकंड नंबर बी, थर्ड नंबर को नाम देते हैं सी, फोर्थ नंबर को डी, फिफ्थ नंबर को ई। ए और बी इनका जो एवरेज है, ए बी इनका जो एवरेज है वो है 77.5। जब आप इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना आपको मिल जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा d प्लस ई, ये आएगा d प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46। इसको इस तरफ यहां पे आपके पास सम मिल जाएगा, आई थिंक 92 मिलेगा। d प्लस ई इसका भी सम आपके पास है, a प्लस बी इसका भी सम आपके पास है। आई थिंक ये कितना आएगा, ये आएगा 153 मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, शायद मैंने कुछ गलत लिखा हो। हाँ 155 करेक्ट, 155 आएगा ये। a प्लस बी इसका भी सम आपके पास है, d प्लस ई इसका भी सम आपके पास है, और एवरेज दिया है 5 नंबर्स का। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एवरेज गिवन है ना 57.8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a प्लस बी, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, d प्लस ई इसकी भी वैल्यू आपको पता है। a प्लस बी के बदले 155, d प्लस ई के बदले 92। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इनका सम, उनको आप सम करोगे, ठीक है। पहले आप 5 को इस तरफ लाओगे, ये आप मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ से। उसके बाद जो यहाँ पे d प्लस ई एंड a प्लस बी का इसका सम है वो आप इस तरफ ट्रांसफर करोगे, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आगे चले। एक क्वेश्चन मुझे याद आया था, इसमें पूछा जाता है एवरेजेस में, लेकिन दिमाग से निकल गया, मैं उसको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई टू रिमेम्बर इट अगेन। तब तक आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये 21 बॉयज जो हैं, इनका जो एवरेज वेट है, ये क्वेश्चन तो आप सेकंड्स में सॉल्व करोगे। इनका जो एवरेज वेट है वो है 64 kgs। कहता है कि जो टीचर है इसको इंक्लूड अगर हम करें, इसको अगर हम इंक्लूड करें तो जो एवरेज है इट इंक्रीज्ड या इट इंक्रीजेस बाय 1 kg। जो टीचर है इसका वेट निकालना है कितना है, टीचर का वेट बताइए कितना है। इसको सॉल्व कीजिए। अब तो ये आपके लिए हलवा है ना? सही है भाई। एक बैट्समैन है, ठीक है, एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन n मैचेस, यानी कि इसने n मैचेस खेले हैं, n 10 भी हो सकता है, 15 20, ठीक है, जितने भी मैचेस इसने खेले हैं, इसके जो एवरेज रन्स हैं वो है 19। एवरेज रन स्कोर्ड बाय हिम इन n मैचेस इज 19, ठीक है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि ये जो बैट्समैन है इसने जब n+1 मैच खेला, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने टोटल 20 मैचेस खेले थे, तब इसका जो एवरेज था वो था 19। जब इसने 21st मैच खेला, वही होता है n+1। क्वेश्चन कहता है कि जब इसने अपना n+1 मैच खेला, उस मैच में इसने क्या किया
इसने बनाए 59 रन्स, इसने बनाए 59 रन्स, एंड इस 59 रन्स की वजह से जो इसका एवरेज है, डोंट वरी मैं उसके बाद क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूं। N+1 मैच में बैट्समैन ने कितना स्कोर किया? 59 रन्स। उससे पहले N इनिंग्स में इसकी जो एवरेज थी दैट वाज एवरेज वाज 19। N+1 मैच में 59 रन्स बनाए बैट्समैन ने, एंड जो इसका एवरेज है इसकी वजह से, इस स्कोर की वजह से दैट इंक्रीज्ड बाय, एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5 रन्स। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वैल्यू ऑफ n। ऑप्शंस है आपके पास 6, 8, 7, 9। मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेता हूं इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन n इनिंग्स इज 19 and is increased by 5 after next innings. If he scored total 59 runs in n+1 innings, then the value of n is। एक बार फिर से, average runs scored by a batsman in n innings is 19 and is increased by 5 after next innings. If he scored total 59 runs in n+1 innings, then the value of n is। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 7 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे ये n+1 शायद आपको लग रहा होगा इससे क्वेश्चन टफ है ये, लेकिन ये वही है, जस्ट यहाँ पे नंबर्स के बदले है n और n+1। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज है 19, सम हमें नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस जो इसने खेले हैं वो है स्मॉल n, इसका मतलब सम आएगा 19n। उसके बाद जब इसने क्या किया है, n+1 मैच खेला है, ये जो सम आया है ना, ये आया है जो n मैचेस इसने खेले हैं या n इनिंग्स जो इसने खेली है उसके लिए इतने रन, उसमें टोटल इसने इतने रन बनाए हैं। जब ये अब n+1 मैच खेलेगा, यहाँ पे एवरेज जो है वो 5 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब एवरेज है 24, और यहाँ पे है s, ये है n इनिंग्स। उसके बाद जो n+1 इनिंग है ना, उसका स्कोर आपको यहाँ पे लिखना है, डिवाइडेड बाय नीचे करना है n+1। यहाँ पे n+1 इनिंग का स्कोर आपको चिपकाना है, वो कितना आएगा? वो है गिवन है ना, वो 59, वो है 59 रन्स डिवाइडेड बाय n+1। सम ऑफ रन्स इन n इनिंग्स कितना है? अभी हमने निकाला 19n, आपको लिखना है 24 इज इक्वल टू 19n प्लस 59 डिवाइडेड बाई n+1। n+1 को इस तरफ लाइए, आएगा 24 इंटू n+1 इज इक्वल टू 19n प्लस कितना है 59। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 24n प्लस 24 इज इक्वल टू 19n प्लस 59। 19n को इस तरफ, 24 को इस तरफ, उसके बाद n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। एक और क्वेश्चन करें, लेकिन अभी भी याद नहीं आ रहा कि मतलब क्या और क्या बताना था, वो अभी भी याद नहीं आ रहा है। आई कांट रिमेम्बर कि क्या बताना था। और लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे 5 सेकंड में। क्वेश्चन कहता है कि यहां पे भी एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, इसने 11 इनिंग्स खेली है, यानी कि 11 मैचेस। लेकिन जो यहाँ पे क्रिकेट के फैन होंगे उनको पता है मैच खेलने में इनिंग में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैट्समैन ने फॉर एग्जांपल 50 मैचेस खेले हैं एंड नीचे लिखा है इनिंग्स 40, इसका मतलब मैच तो उसने 40 खेले हैं, लेकिन 40 बार उसने बैटिंग की है। मैचेस खेलने में एंड इनिंग्स में फर्क होता है। मैचेस मतलब ही वॉज पार्ट ऑफ द गेम, इनिंग्स मतलब उसने उतनी बार बैटिंग की। फिर
लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए मानेंगे कि दोनों एक ही हैं। एक बैट्समैन है 11 इनिंग्स में इसने जो एवरेज रन्स बनाए हैं, एवरेज रन्स वो है 9, मेन पर नापकर बैट्समैन। हाउ मेनी रन्स शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग्स टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। कहता है कि जो 12th इनिंग इसकी होगी, जो 12th इसकी इनिंग होगी, उस इनिंग में ये कितने रन बनाएगा, कितने रन्स बनाएगा, सो दैट जो इसका एवरेज है ना वो 3 से इंक्रीज हो, 3 रन से इंक्रीज हो। इसका मतलब एवरेज होना चाहिए इसका फिर 12। ये वही वाला क्वेश्चन है कि आप इसको जुबानी भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से वही है ये। हर कोई वैल्यू 3 से इंक्रीज होगी, इसका मतलब 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 हो गया 36, 36 प्लस 9 हो गया 45। ये समझ में आया? मैंने वही लॉजिक लगाया जैसा हमने वो वेट वगैरह के केसेस में या हाइट वगैरह के केसेस में लगाया था। ब्रेक। हाँ हाँ, अच्छा वॉइस की समझ ब्रेक। आप एक बार मीटिंग को एग्जिट करो फिर से ज्वाइन करो, शायद आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है भाई। जो एवरेज है, पहले पुरानी एवरेज को बैलेंस करने के लिए इसके पास होना चाहिए 9, दूसरा इसके आने की वजह से, यानी कि 12th इनिंग में जो रन्स बनाए होंगे इस बैट्समैन ने, उसकी वजह से ही जो एवरेज है वो इंक्रीज हुआ है 3। इसका मतलब 12 इनिंग्स में जो 12 वैल्यूज है, हर किसी में 3 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 12 इंटू 3 हो गया 36, वो आपको इसमें ऐड करना है, वो आएगा 45, वही इसका आंसर है। 45 इसका करेक्ट आंसर है बाय द वे। पहले 12 डेज के लिए, फर्स्ट 12 डेज ऑफ जून, इसके लिए क्या हुआ है, जो सेल है किसी आइटम की, एवरेज सेल वो है 300, ठीक है। नेक्स्ट 6 डेज के लिए जो एवरेज सेल है, एस मतलब एवरेज सेल, वो है 250, एंड जो बाकी बचे दिन है, रिमेनिंग डेज ऑफ जून मंथ, जो एवरेज सेल है वो है 180। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज सेल फॉर द होल मंथ, एवरेज सेल फॉर द होल मंथ आपको निकालनी है। सॉल्व कीजिए जल्दी। हाँ, याद भी आ गया कि मुझे एक्स्ट्रा क्या बताना था, याद भी आ गया गाइस, जल्दी से, बिफोर ये चीज मेरे दिमाग से फिर से निकल जाए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। In June, the average sale of items for the first 12 days is 300. The average sale of items for the next 6 days is 250. And the average sale of items for the remaining days is 180. What is the average sale of items for the whole month? वही है ये, कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन है ये। टू 242 करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकियों का आंसर आया गाइस? हाँ, याद भी आ गया मुझे कि एक्स्ट्रा क्या बताना था। वो जेएसए पेपर में वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही मुझे याद आया, इसलिए इट इज बेटर कि अगर आप जल्दी से इसका आंसर निकालो बिफोर आई फॉरगेट इट अगेन, जल्दी। आई थिंक 2021 में इसका एग्जाम हुआ था, जेके एसएसबी जेएसए में इस कॉन्सेप्ट पे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, आपको याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम दिया, उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड
ईवीएस, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। वैसे मेरे 12th क्लास में यही सब्जेक्ट्स थे। खैर, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में मेरे आए हैं, मान लेते हैं 80 मार्क्स, मैथमेटिक्स में आए हैं 70 मार्क्स, फिजिक्स में आए हैं 90 मार्क्स, केमिस्ट्री में आए हैं 98 एंड एनवायरमेंटल साइंस में आए हैं 86। ये मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मुझे आए हैं, ठीक है। जरा एक बार इनका एडिशन कीजिए, इन मार्क्स का कितना आएगा वो। हंड्रेड 24, सॉरी, ये आएगा 424, ठीक है। वैसे इससे कम आए थे मेरे मार्क्स 12th में, लिम लिम पास। ये है, इन मार्क्स का जो सम है वो है 424, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एवरेज कितना आएगा, आप क्या बोलोगे? 424, 424 डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा वो? वो आएगा 84.8, 84.8 एवरेज मार्क्स, यही है एवरेज, यही आएगा 84.8 एवरेज आएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि सॉरी 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 सॉरी, ये मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं, पहले मैंने आपको अपने मार्क्स बताए थे 80, 70, 90, 98 एंड 60। उसके बाद मैं आपके पास आया, मैंने बोला आपको सॉरी 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 सॉरी, मैथ्स में मेरे आए थे, आपने 70 लिखा है, मेरे आए थे 17, आपने गलत सुना है, मैंने आपको बोला था 17, आपने लिखा 70। अब क्वेश्चन ऐसा ही होगा कि कुछ वैल्यूज थी, उनका जब आपने एवरेज निकाला है वो कुछ और आया है, वो आया है, कोई नंबर आया है। उसके बाद में आपको पता चला कि कोई वैल्यू है, जैसे कि इन दिस केस 70। मैंने आपसे कहा था मैथमेटिक्स में मेरे 70 मार्क्स आए, 17 मार्क्स आए, लेकिन आपने सुना 70, 70, आपने वही लिखा। इसका मतलब ये जो 84.8 एवरेज आया है ना, इसको हम नाम देते हैं इनकरेक्ट मीन। ये इनकरेक्ट इसलिए आया है बिकॉज आपने गलत सुना, मैंने आपसे कहा था 17, लेकिन आपने लिखा था 70। अब आपको क्या कहेगा एग्जामिनर? वो बोलेगा कि आप बताइए अब करेक्टेड मीन क्या है, यानी कि जो सही मीन है, सही अर्थमेटिक मीन वो क्या है? सही अर्थमेटिक मीन है कि आपको 80 और यहां पे 70 के बदले 17 लिखना है, यहां पे 90, यहां पे 98, यहां पे 86। लेकिन एग्जाम में हर कोई इंडिविजुअल वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, एग्जाम में हर कोई इंडिविजुअल वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। आपको बस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा एग्जाम में? एग्जाम में कहा जाएगा कि 5 रीडिंग्स हमने ली है किसी चीज की, उनका हमने एवरेज निकाला, फॉर एग्जाम्पल उनका हमने एवरेज निकाला, वो आया 90। उसके बाद कहेगा कि बाद में किस इस पर्सन को पता चला है कि जो इसने फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को रीडिंग ली है, इसको लिखना था 35, इसने लिखा है गलती से 53। इसका मतलब इसने इस वाली वैल्यू को लिया है वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज, लेकिन असल में जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट ये है इनकरेक्ट वैल्यू ICV, लेकिन ये वाली है करेक्ट वैल्यू। एग्जामिनर यही कहेगा कि इसको लिखना था 35, इसने रीडिंग ली है 53, उसके बाद इसने 90 जो एवरेज है वो कैलकुलेट किया है। अब आप बताइए कि करेक्टेड मीन क्या है, यानी कि सही मीन क्या है, ये क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करोगे? इसको आप ऐसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज आपके पास 90 है और नंबर ऑफ आइटम्स आपको गिवन होगा, इन दिस केस नंबर ऑफ आइटम्स इज 5। या ऊपर वाला ही केस ले लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, ऊपर वाला ही केस ले लेते हैं, ये भी इजी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अब
यहां पे जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया है वो आया है 84.8, इसका मतलब एवरेज है 84.8। ठीक है, यहाँ पे सम भी हमें पता ही है, वैसे जरूरत नहीं है इस चीज की। एवरेज है 84.8, दिस इज एवरेज, और ये भी है सम, यही हमें चाहिए। ठीक है, अगर सम यहाँ पे गिवन नहीं होता, जो कि वहां पे गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको कैसे निकालना है सम? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर वहां पे गिवन होगा, एवरेज भी गिवन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको क्या मिलेगा? आपको सम मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको सम मिलेगा। वंस यू फाइंड आउट द सम, उसके बाद आप लिखोगे, जैसे इस केस में आपको सम पता है 424, आपको एवरेज भी पता है, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पता नहीं होंगी। बस आपसे कहा जाएगा कि एक वैल्यू थी, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करते टाइम हमने लिखा है 70, लेकिन असल में वो क्या है? 17। अब आप क्या करोगे? जब आपने यहाँ पे सम फाइंड आउट किया, उसके बाद आप अलग से लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपने सम निकाला है ना, जो आपने इन दिस केस जो आपने सम निकाला, जैसे इस केस में नंबर ऑफ आइटम्स वही रहेगा 5, बिकॉज हमने यहाँ पे 4 ही वैल्यूज नहीं लिए, 5 लिए हैं, लेकिन एक नंबर को चेंज कर दिया है। सम आया था 424, इसमें से हम इनकरेक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। 424 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्टेड वैल्यू, ये आपको याद रखना है। ये आपको देगा फिर बाद में करेक्टेड मीन या करेक्ट एवरेज। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन तो अभी मैं क्या करना है, क्वेश्चन में बता देता हूं यहां पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन विदाउट वैल्यूज। वो कहेगा आपसे कि आपके पास 6 वैल्यूज हैं, एंड एक वैल्यू इसमें से गलत है। पहले वो बोलेगा कि इनका एवरेज हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था 66, लेकिन बाद में पता चला कि जो नंबर हमने यहां पे यूज किया, हमने लिखा, हमारे पास नंबर था 39, लेकिन हमने लिखा है 29, हमने लिखा है ये, इसको इंक्लूड किया है, लेकिन करेक्ट वैल्यू क्या है? करेक्ट वैल्यू है 39। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज गिवन है ना 66, सम ये नहीं पता है, लेकिन नंबर पता है ना, 1 2 3 4 5 6 6 66 इंटू 6 कितना आएगा? ये है सम हमारे, यानी कि इन 6 नंबर्स का जो सम है ना, वो है 66 इंटू 6। इसको सॉल्व कीजिए, 6 6 36, 6 3 कैरी, 36 37 38 39, मेरे हिसाब से 396 सम आएगा। जो भी होगा, कॉन्सेप्ट यही है। ये है सम हमारे पास। अब हमें क्या करना है? उसके बाद हमें फिर से लिखना है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इन 6 नंबर्स का सम कितना आया? 396। इसमें से जो इनकरेक्ट वैल्यू है 29, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड करना है। नंबर ऑफ आइटम्स वही रहेगा। जब आप इसको ऊपर सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे 6 से, आपके पास जो एवरेज आएगा ना, वही है करेक्ट मीन या करेक्ट एवरेज। क्लियर है गाइस? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मेरे पास जीएसए के पेपर थे फोन में। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, उनका जो एवरेज है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो आया है 40। उसके बाद पता चला कि जो एक स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स हमने कैलकुलेट किए हैं, या जिनको हमने कैलकुलेशन के टाइम यूज किया है, वो है 83। ये है एक स्टूडेंट जो है, उसके जो मार्क्स हमने कैलकुलेशन के टाइम पे यूज किए हैं, हमने माना है कि उसके जो मार्क्स आए हैं वो है 83, लेकिन असल में क्या है? असल में इसको 53 मार्क्स मिले थे। असल में इसको मिले थे 53 मार्क्स। हमें क्या करना है? हमें अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेक्ट मीन। क्वेश्चन है
The mean marks of 100 students were found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. Calculate correct mean corresponding to correct score. C bot. बताइए इसका आंसर क्या है? जिनका भी सी आंसर आया है सही है। सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जीएसए में इस कॉन्सेप्ट पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है फिफ्टी। उसके बाद कहता है कि दो आइटम्स ऐसी हैं जिनको गलत रीड किया गया। 2 आइटम्स वर मिसरेड। ठीक है, एक को कंसिडर किया गया 92, दूसरे को कंसिडर किया गया 8। लेकिन जो करेक्ट आइटम्स हैं वो क्या है? वो है 92 के बदले असल में था 192, इसको पढ़ा गया है 92। एंड 8 के बदले था असल में 88, लेकिन इसको पढ़ा गया है 8। हमें कैलकुलेट करना है करेक्ट मीन। कैलकुलेट करेक्ट मीन, सॉल्व कीजिए। 50.8, 50.9, 50.7, 50.6. The mean of 200 items was 50. Later on, it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. Calculate correct mean. The mean of 200 items was 50. Later on, it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. Calculate correct mean. B. जिनका ऑप्शन बी है आंसर वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ठीक, बढ़िया। आज की क्लास यहीं तक है। कल हम एवरेज पे कुछ और क्वेश्चन